पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे विशेष करके संसदीय शासन प्रणाली के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली के कौन कौन से अन्य नाम हैं। तो यहां पर हम लोग अन्य नाम देख लेते हैं कि इसको किस किस अन्य नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है संसदीय शासन प्रणाली को। तो इसी को उत्तरदायी शासन भी कहा जाता है, इसी को मंत्रिमंडलात्मक शासन भी कहा जाता है, इसी को कैबिनेट शासन भी कहा जाता है और इसी को वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे कई चीजें आपको दिखाई देंगी। एक उत्तरदायी शासन भी आपको यहां पर दिखाई देगा, उत्तरदायी शासन। और इसी को आप देखेंगे तो इसी को मंत्रिमंडलात्मक जो है, मंत्रिमंडलात्मक शासन भी कहा जाता है। तमक शासन भी इसी को हम लोग बोलते हैं। इसी को कैबिनेट शासन भी कहा जाता है, इसी को कैबिनेट शासन भी कहा जाता है। और इसी को आप देखेंगे वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है, वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली के कई नाम हैं। उत्तरदायी शासन भी इसी को हम बोलते हैं, इसी को मंत्रिमंडलात्मक शासन भी कहा जाता है, इसी को कैबिनेट शासन भी कहा जाता है और इसी को वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो संसदीय शासन प्रणाली है इसका जन्मदाता किसे माना जाता है और भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को किस देश से लिया है और भारत में केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर पर संसदीय शासन प्रणाली है या केवल केंद्र स्तर पर ही है। अब अगर हम देखेंगे कि इसका जन्मदाता किसे माना जाता है, जन्मदाता, तो इसका जन्मदाता हम किसको मानते हैं, ब्रिटेन को मानते हैं, ब्रिटेन को। जब भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता कौन है, तो संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता ब्रिटेन है। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को कहां से लिया है, तो भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को लिया है, संसदीय शासन प्रणाली को लिया है। कहां से लिया है यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिया है। तो भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली को। फिर आपसे क्वेश्चन बनता है कि संसदीय शासन प्रणाली केंद्र स्तर पर लागू है या राज्य स्तर पर या केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर पर लागू है। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली जो है, संसदीय शासन प्रणाली, भारत में संसदीय शासन प्रणाली केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर पर लागू है, केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर पर है, दोनों स्तर पर है। केंद्र के भी स्तर पर है और राज्य के भी स्तर पर है। केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर पर आपको भारत में संसदीय शासन प्रणाली देखने को मिलेगा। अब यहां पर प्रश्न ये बना कि हम कैसे जानेंगे कि किस देश में संसदीय शासन प्रणाली है और किस देश में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। तो इसका जानने का तरीका यही रहता है कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच रिलेशन क्या है,
विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंध क्या है? विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर ही संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को क्या किया जाता? निर्धारित किया जाता है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि विधायिका और कार्यपालिका, यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर, विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर, विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली को डिसाइड किया जाता है। संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली को निर्धारित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच रिलेशन क्या है। अब यहां पर आप देखेंगे कि जैसे आप सरकार को देखेंगे, गवर्नमेंट को, सरकार को, तो यहां पर आप देखेंगे सरकार के 3 अंग आपको मिलेंगे। सरकार के 3 अंग आपको दिखाई देंगे। कितने अंग? सरकार के 3 अंग आपको देखने को मिलेंगे। अब ये सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? एक आपको कार्यपालिका मिलेगा, एक विधायिका मिलेगा, एक न्यायपालिका मिलेगा। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, एक आपको कार्यपालिका दिखाई देगा, एक कार्यपालिका मिलेगा, फिर उसके साथ साथ एक आपको विधायिका मिलेगा, फिर उसके साथ साथ आप देखेंगे एक आपको न्यायपालिका दिखाई देगा। न्यायपालिका, ये सरकार के 3 अंग हैं। अब हमने कहा कि कार्यपालिका और विधायिका के आधार पर हम यह डिसाइड करेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली है या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि यहां पर कैसे जानेंगे। अब यहां पर अगर हम यहां पर संसदीय शासन प्रणाली को देखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली कब होगी, संसदीय शासन प्रणाली कब होगी, इसको हम लोग देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली, तो जब विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य होंगे, मतलब विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग नहीं होगी, विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे के पूरक होगी, तब वहां पर संसदीय शासन प्रणाली है। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर हमको देखने को मिलेगा कि विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग नहीं, अलग, विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के पूरक आपको दिखाई देगा। पूरक, इसका मतलब हुआ कि विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग नहीं, विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग नहीं होगी, अलग अलग नहीं, अलग अलग नहीं। अगर ऐसी स्थितियां हैं तो वहां पर संसदीय शासन प्रणाली होगी। अब यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि जब विधायिका और कार्यपालिका पूरी तरह से अलग अलग हो जाए, तो यहां पर अगर हम अध्यक्षीय शासन प्रणाली में देखते हैं कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली आपको कैसी दिखाई देगी। अगर यहां पर हम लोग आते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली, तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या होगा कि विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग होगी,
विधायिका और कार्यपालिका जो है, विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग होगी, अलग अलग, अलग अलग। अगर विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग आपको देखने को मिलेगी तो वहां पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली होगी। तो यहां पर जब भी आप देखेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर ही हम अध्यक्षीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली को डिसाइड किया जाता है। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होगा कि विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे के पूरक होंगी, विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग नहीं होगी। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होगा कि विधायिका और कार्यपालिका आपको अलग अलग दिखाई देगी। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्तमान समय में कौन ऐसा देश है जहां पर संसदीय शासन प्रणाली आपको देखने को मिलेगी, या किन किन देशों में संसदीय शासन प्रणाली है। और यह एग्जाम में आता है कि कौन कौन ऐसे देश हैं जहां पर संसदीय शासन प्रणाली हमको देखने को मिलेगी। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कौन कौन ऐसे देश हैं। तो यहां पर आप देखेंगे वर्तमान समय में निम्न देशों में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली आपको दिखाई देगी निम्न देशों में संसदीय शासन प्रणाली। अब यह निम्न देश कौन कौन से हैं, तो जैसे हम देखेंगे कि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, जापान में संसदीय शासन प्रणाली है, जर्मनी में संसदीय शासन प्रणाली है, ऑस्ट्रेलिया में संसदीय शासन प्रणाली है, कनाडा में संसदीय शासन प्रणाली है, बेल्जियम में संसदीय शासन प्रणाली है, डेनमार्क में संसदीय शासन प्रणाली है, फ्रांस में संसदीय शासन प्रणाली है, हॉलैंड में संसदीय शासन प्रणाली है, न्यूजीलैंड में संसदीय शासन प्रणाली है, स्वीडन में संसदीय शासन प्रणाली है, इजराइल में संसदीय शासन प्रणाली है, दक्षिण अफ्रीका में संसदीय शासन प्रणाली है। तो यहां पर आप देखेंगे कि इन देशों में आपको संसदीय शासन प्रणाली देखने को मिलेगा। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। और यह एग्जाम में पूछा जाता है कि किन किन देशों में संसदीय शासन प्रणाली है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली पर कुछ कथन देख लेते हैं, स्टेटमेंट देखेंगे। संसदीय शासन प्रणाली पर कुछ कथन है। संसदीय शासन प्रणाली पर कुछ कथन आप देखेंगे, कुछ कथन यहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि संसदीय शासन प्रणाली पर कुछ कथन का रूप देखेंगे कि जैसे एक क्रॉसमैन का कथन आता, क्रॉसमैन। तो क्रॉसमैन संसदीय शासन प्रणाली को क्या कहते हैं, तो क्रॉसमैन संसदीय शासन प्रणाली को प्रधानमंत्री सरकार कहते हैं। प्रधानमंत्री सरकार, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री सरकार कहते क्रॉसमैन है। फिर इसके बाद अगर हम आइवर जेनिंग्स को देखेंगे कि आइवर जेनिंग्स क्या कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली को, तो आइवर जेनिंग्स क्या कहते हैं, मंत्रिमंडलीय सरकार के रूप में संबोधित करते हैं, मंत्रिमंडलीय सरकार के रूप में संबोधित करते हैं। फिर इसके बाद आता रैमजे मेयर। अगर हम रैमजे मेयर को देखेंगे तो रैमजे मेयर क्या कहते हैं, तो रैमजे मेयर कहते हैं प्रधानमंत्री तानाशाही प्रणाली। तो यहां पर आप देखेंगे प्रधानमंत्री तानाशाही प्रणाली, यह विशेष करके कौन कहते हैं, रैमजे मेयर कहते हैं संसदीय शासन को। फिर इसके बाद एक रैमजे मेयर का भी स्टेटमेंट आता है, और यह विशेष करके नौकरशाही से संबंधित जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में नौकरशाही पनपती है या नौकरशाही शासन करती है। तो आप देखेंगे कि यह क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है
यह किसका स्टेटमेंट है? यह किसका स्टेटमेंट आता है? रैमजे म्योर का। तो रैमजे म्योर कहते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में नौकरशाही क्या करती है? शासन करती है। यह रैमजे म्योर का स्टेटमेंट है। फिर इसके बाद देखेंगे बेजहट, एक नाम आता बेजहट का स्टेटमेंट। तो बेजहट क्या कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली के संदर्भ में? तो बेजहट कहते हैं कि यह वह बकल है जो विधायिका को कार्यपालिका से जोड़ता है। यह बेजहट का स्टेटमेंट है। फिर इसके बाद दूसरा है कि यह वह हाइफन है जो विधायिका को कार्यपालिका से क्या करता है? जोड़ता है। तो यह विशेष करके क्या? बेजहट का स्टेटमेंट। तो आप देखेंगे कभी कभी एग्जाम में आपके स्टेटमेंट भी पूछ लिए जाते हैं, और यहां पर रैमजे म्योर का स्टेटमेंट जब नौकरशाही वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो यह पूछा गया है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में नौकरशाही क्या करती है? शासन करती है। यह कई बार आपको मिलेगा। अब ये तो कथन हो गया। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली के क्या गुण हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली के क्या हैं? दोष हैं। तो यहां पर अब हम लोग देखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता पर हम लोग आ जाते हैं। अब यहां पर हम लोग चलते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता। यहां पर बात आती है कि संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता पर हम लोग आ जाते हैं। क्या विशेषता देखने को मिलेगी? संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्या क्या विशेषता आपको मिलेगी? तो सबसे पहले आप देखेंगे जहां पर भी संसदीय शासन प्रणाली होगी वहां पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व पाया जाएगा। अब जैसे आप अमेरिका में देखेंगे, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, तो वहां पर किसका नेतृत्व देखने को मिलेगा? तो वहां पर राष्ट्रपति का नेतृत्व देखने को मिलेगा। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में किसका नेतृत्व देखने को मिलता है? प्रधानमंत्री का नेतृत्व देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व ये आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व तो पाया जाता है। जैसे आप पढ़ते होंगे कि जब आप मंत्रिपरिषद पढ़ते हैं, चाहे वह संघीय मंत्रिपरिषद चाहे आप राज्य मंत्रिपरिषद पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा रहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर हम केंद्र में निम्न सदन देखें तो आपको लोकसभा दिखाई देगा, राज्यों में निम्न सदन देखेंगे तो आपको विधानसभा दिखाई देगा। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व पाया जाता है। इस बात को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा कि सामूहिक उत्तरदायित्व पाया जाता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका जो है, इन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। जैसे हमने आपको बताया कि कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे के पूरक होती हैं, उसी तरीके से यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आप कह सकते हैं कि कार्यपालिका और विधायिका में जो है, कार्यपालिका और विधायिका, तो यहां पर आपको दिखाई देगा कार्यपालिका और विधायिका में घनिष्ठ संबंध आपको दिखाई देगा। कैसा संबंध है? घनिष्ठ संबंध आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली में नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग होती है। जबकि आप अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में देखेंगे, जैसे अमेरिका में आप देखेंगे तो अमेरिका में राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होते हैं, वहां पर नाम मात्र और वास्तविक ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर आप देखेंगे अगली विशेषता मिलेगी तो आपको यहां पर दिखाई देगी
कि नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। ये चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अब जैसे आप देखेंगे, अब यहां पर भारत में भी आप देख सकते हैं, ब्रिटेन में भी देख सकते हैं, भारत में केंद्र और राज्य में भी आप देख सकते हैं। अब यहां पर हम ब्रिटेन में देखते हैं सबसे पहले। तो ब्रिटेन में आप देखेंगे नाम मात्र की बात आती है ब्रिटेन में। तो नाम मात्र की शक्तियां किसके पास आपको दिखाई देंगी? सम्राट के पास दिखाई देंगी। फिर अगर आप वास्तविक देखेंगे, वास्तविक किसके पास दिखाई देंगी? तो वास्तविक किसके पास दिखाई देंगे? प्रधानमंत्री के पास दिखाई देंगे। यह ब्रिटेन में है। अब इसी तरीके से अगर हम भारत में आएंगे, अब यहां पर हम लोग देखते हैं, अब हम लोग भारत में इसी तरीके से चलते हैं। तो आप देखेंगे भारत में, तो भारत में सबसे पहले आप केंद्र को देखते हैं, केंद्र स्तर पर हम लोग आते हैं। तो जैसे हमने कहा कि भारत में केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर पर संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है। अब अगर केंद्र में नाम मात्र देखेंगे, नाम मात्र केंद्र में, तो आपको राष्ट्रपति दिखाई देंगे, प्रेसिडेंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और अगर वास्तविक कार्यपालिका देखेंगे, तो वास्तविक कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री आपको दिखाई देगा। मंत्रिपरिषद सहित आप यहां पर लिखेंगे तो और अच्छा होगा, मंत्रिपरिषद सहित पीएम। और यहां पर भी आप देखेंगे तो यहां पर भी मंत्रिपरिषद सहित लिखना होगा, मंत्रिपरिषद सहित, यहां पर भी सही होगा। अब इसी तरीके से अगर आप राज्य में आएंगे, स्टेट में भारत में आएंगे, राज्य स्तर पर आएंगे, तो यहां पर भी आप देखेंगे नाम मात्र आपको दिखाई देगा। तो नाम मात्र में आप देखेंगे कौन आपको दिखाई देगा? राज्यपाल दिखाई देंगे, गवर्नर दिखाई देंगे। फिर अगर हम वास्तविक देखेंगे कि यहां पर भी कौन सा वास्तविक है, तो यहां पर भी आप देखेंगे कि राज्य मंत्रिपरिषद सहित पीएम दिखाई देगा, राज्य मंत्रिपरिषद सहित पीएम, राज्य मंत्रिपरिषद सहित पीएम। यहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा कि राज्य मंत्रिपरिषद सहित पीएम आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। अब यहां पर प्रश्न ये, अब हम लोग अगली विशेषता देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली की अगली विशेषता क्या आती है? तो जैसे जब हम लोग अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली देखते हैं, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में तो जो कार्यपालिका होती है उसका कार्यकाल निश्चित होता है। जैसे आप राष्ट्रपति को देखिए अमेरिका में, तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष निश्चित है। लेकिन अगर भारत में आप देखेंगे तो भारत में जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है, यह प्रधानमंत्री का कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। क्योंकि जब आप संविधान पढ़ते हैं तो आपको लिखा मिलता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आप कह सकते हैं कि कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता, कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता यहां पर दिखाई देगी, अनिश्चितता यहां पर आपको देखने को मिलेगी। मतलब कार्यपालिका का कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे कि एक हमने आपको सामूहिक उत्तरदायित्व बताया था। तो हमने कहा कि
संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व पाया जाता है और आप पढ़ते भी हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा अर्थात निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। अब यहां पर एक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात आ गई, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अब यहां पर आप देख लेंगे एक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात आती है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात आती है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अब आप देखेंगे कि यह जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है वास्तव में यह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का गुण है, लेकिन यह संसदीय शासन प्रणाली में भी यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर कोई भी मंत्री है व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा, या मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं वह व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा व्यक्तिगत रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि संसदीय शासन प्रणाली में आप बार बार पढ़ते होंगे कि मंत्रिपरिषद के सदस्य जो है, मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, सामूहिक रूप से निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। निम्न सदन के प्रति। निम्न सदन का मतलब यहां पर लोकसभा, केंद्र में आप देखेंगे लोकसभा। अगर यही अध्यक्षात्मक व्यवस्था होगी, अमेरिका का होगा अध्यक्षीय शासन प्रणाली होगी, अगर यहां पर आप देखेंगे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की अगर हम बात करें तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्य की अगर हम बात करें तो मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, तो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और विशेषताओं को हम लोग देखते हैं। अब अगली विशेषता आपको क्या देखने को मिलेगी, संसदीय शासन प्रणाली में आप देखेंगे जो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, तो कार्यपालिका के प्रमुख विशेष करके हम किसको मान करके चलते हैं, तो कार्यपालिका के प्रमुख जो है हम प्रधानमंत्री को मान के चलते हैं। तो कार्यपालिका के प्रमुख ही व्यवस्थापिका को भंग करने का आदेश जो है सुझाव देते हैं। जैसे आप पढ़ते होंगे कि प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा के भंग करने की क्या करते हैं, सिफारिश करते हैं। ये चीजें आप पढ़ते होंगे। उसी तरीके से यहां पर भी अगर आप विशेषता देखेंगे तो यहां पर भी आपको वही चीजें दिखाई देंगी कि कार्यपालिका के प्रमुख, कार्यपालिका के प्रमुख अर्थात प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विधायिका
अर्थात लोकसभा के भंग करने की सलाह देते हैं। ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। आप बार बार पढ़ते होंगे इस चीज को, तो वो चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। अब इसके बाद बात आता है कि संसदीय शासन प्रणाली के क्या दोष हैं और उसके साथ साथ क्या गुण हैं। तो थोड़ा सा हम लोग संसदीय शासन प्रणाली के गुण और दोष को भी देख लेते हैं। संसदीय शासन प्रणाली के क्या गुण आपको दिखाई देंगे और उसके साथ साथ क्या दोष आपको दिखाई देंगे। गुण और दोष पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली के गुण की बात करते हैं। गुण, संसदीय शासन प्रणाली के क्या गुण हैं। अब यहां पर गुण आपको दिखाई देता है। तो सबसे पहला गुण आप देखेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली में जो सरकार होती है वह सरकार निरंकुश नहीं हो पाती है, तानाशाह नहीं हो पाती है। तानाशाह कैसे नहीं हो पाती है? क्योंकि उसका कार्यकाल फिक्स नहीं है। जैसे हमने आपको बताया कि कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। यदि आप निरंकुशता करेंगे तो विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव लाकर के सरकार को क्या कर देंगे? गिरा देगा। तो यहां पर सबसे पहला गुण आपको दिखाई देगा कि निरंकुश होने का भय नहीं। निरंकुश होने का भय नहीं, ये पहली चीजें आपको देखने को मिलेगी। फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा गुण क्या होगा कि संसदीय शासन प्रणाली में जो विधायिका और कार्यपालिका होती है यह एक दूसरे के क्या होती है? पूरक होती है। या हम कह सकते हैं कि विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य होते, कहीं से और नहीं होते हैं। जैसे कार्यपालिका जब हम बोलते हैं तो उसका बोध मंत्रिपरिषद से होता है, और जब हम विधायिका बोलते हैं तो उसका बोध किससे होता है? लोकसभा और राज्यसभा से होता है। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको एक जो है दिखाई देगा कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध, विधायिका और कार्यपालिका के बीच जो है, विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध आपको दिखाई देगा। घनिष्ठ संबंध, कैसे घनिष्ठ संबंध है? अब यहां पर आप देखेंगे कि जैसे हमने यहां पर विधायिका बोला, क्या बोला? विधायिका। तो विधायिका में हम किसको रख करके चलते हैं? यहां पर लोकसभा को हम रख लिए, और उसके साथ साथ हमने किसको रख लिया? राज्यसभा को हमने रख लिया। लोकसभा राज्यसभा के, ठीक है। अभी हम राष्ट्रपति को छोड़ रहे हैं, अभी हम लोकसभा राज्यसभा की ही बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद यहां पर हमने कार्यपालिका को देखा, तो कार्यपालिका में हम किसको रख लेते हैं? मंत्रिपरिषद को रख लेते हैं, मंत्रिपरिषद को रख लेते हैं। अब यहां पर आप देखिए कि जो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य है, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य, इसी को हम बोलते हैं सांसद, बोलते हैं सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये जो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य अर्थात सांसद ही क्या बन रहा है? मंत्रिपरिषद का सदस्य, अर्थात क्या बनता है? मंत्री बनता है। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको यहां पर अलग अलग नहीं दिखाई देगी। मतलब ये जो मंत्री बना है, जो मंत्रिपरिषद का सदस्य है, यही या तो लोकसभा का सदस्य होगा या तो राज्यसभा का सदस्य होगा। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं कि मंत्री बनने की योग्यता क्या है, मंत्री बनने की योग्यता आप पढ़ते होंगे,
तो मंत्री बनने की योग्यता क्या आती है? संसद के किसी भी सदन का सदस्य, संसद के किसी भी सदन का सदस्य, किसी भी सदन का सदस्य। अब किसी भी सदन का सदस्य का मतलब चाहे यह लोकसभा का सदस्य होगा या यह किसका सदस्य होगा, राज्यसभा का सदस्य होगा। लोकसभा वाला भी मंत्री बन सकता है, राज्यसभा वाला भी मंत्री बन सकता है। अगर वह सदस्य नहीं है तो भी 6 माह के लिए वह मंत्री बन सकता है। इसीलिए यहां पर आप देखेंगे कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच क्या होगा, घनिष्ठ संबंध आपको दिखाई देगा। अब इसका मतलब है कि जब विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध है तो इसका मतलब हुआ कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच कोई विवाद नहीं होगा। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच कोई विवाद नहीं, विधायिका और कार्यपालिका के बीच कोई विवाद नहीं होगा, कोई विवाद नहीं। यह भी आपको दिखाई देगा, कोई भी विवाद नहीं देखने को मिलेगा। फिर उसके साथ साथ आप देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली में जो लोकप्रिय होता है, फेमस होता है, ठीक है, उसी के नेतृत्व में शासन व्यवस्था संचालित होती है, या हम कह सकते हैं कि वही पीएम बनता है। जैसे आप प्रधानमंत्री को देखिए, मोदी जी को देखिए, तो मोदी जी जब चुनाव लड़ते हैं तो अपना चेहरा आगे करके लड़ते हैं, ठीक है, बिना सीएम का चेहरा दिखाए लड़ते हैं। जैसे कई राज्यों में आपने देखा, जैसे दिल्ली में आप देखेंगे रेखा गुप्ता की सरकार है, तो उस समय आप देखेंगे तो उस समय रेखा गुप्ता नजर नहीं आ रही थी। तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि लोकप्रिय व्यक्ति का शासन दिखाई देगा, जो फेमस आदमी है, लोकप्रिय व्यक्ति का शासन आपको दिखाई देगा। लोकप्रिय व्यक्ति का क्या होगा, शासन आपको दिखाई देगा। फिर इसके साथ साथ और भी गुण आप देखेंगे कि अवसर के अनुकूल जो है परिवर्तन भी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी भी कारण से प्रधानमंत्री की डेथ हो जाए तो सरकार नहीं गिरती है। जैसे अगर वर्तमान एग्जाम्पल देखें तो वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। अगर किसी भी कारण से नरेंद्र दामोदर दास मोदी की डेथ हो जाती है तो क्या सरकार गिर जाएगी? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकार तो बीजेपी और गठबंधन की है, तो सरकार तो रहेगी ही। तो वहां पर जो है दूसरा प्रधानमंत्री नामित कर दिया जाएगा। जैसे आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद राजीव गांधी क्या बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि अवसर के अनुसार जो है परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तन यहां पर किया जा सकता है। अब यहां पर जैसे आप देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी की मृत्यु होने के बाद, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, राजीव गांधी पीएम बन गए। तो अवसर के अनुसार क्या हो गया, परिवर्तन हो जाएगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि जो संसदीय शासन प्रणाली होती है यह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से अधिक लोकतांत्रिक होती है। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि संसदीय शासन प्रणाली जो है, शासन प्रणाली अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से, संसदीय शासन प्रणाली अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से अधिक लोकतांत्रिक है। अधिक लोकतांत्रिक, ये भी आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे शासन व्यवस्था का संचालन जो है जनता को ध्यान में रख करके किया जाता है संसदीय शासन प्रणाली में। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था का जो संचालन है शासन व्यवस्था का संचालन
जनता को ध्यान में रखकर ये तो सारे गुण आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसके बाद बात आती है कुछ दोष भी हम लोग देख लेते हैं। दोष भी क्या क्या दोष आते हैं संसदीय शासन प्रणाली के, अब हम दोष देख लेते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली के दोष की भी बात करते हैं। दोष क्या आपको देखने को मिलेगा? दोष तो सबसे पहले आप देखेंगे कमजोर शासन, क्योंकि संकट काल के लिए यह उपयुक्त नहीं है, क्योंकि डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में क्या होती है, समस्या होती है। तो कमजोर शासन यहां पर आपको दिखाई देगा, कमजोर शासन दिखाई देगा, ये भी आप देखेंगे। फिर इसके साथ साथ संकट काल के लिए उपयुक्त नहीं है, संकट काल के लिए उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं, ये भी आपको दिखाई देगा संकट काल में, क्योंकि संकट काल में निर्णय लेना पड़ता है, इमरजेंसी में निर्णय लेना पड़ता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि संकट काल के लिए उपयुक्त नहीं, क्योंकि निर्णय लेने में क्या होती है, कठिनाई, निर्णय लेने में कठिनाई आपको यहां पर दिखाई देगी, कठिनाई आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद देखेंगे दलीय तानाशाही का इसमें क्या दिखाई देता, भय दिखाई देता है, दलीय तानाशाही का भय देखने को मिलेगा, तानाशाही का भय यहां पर आपको बना रहेगा। रोज जो है गठजोड़ होता रहता है सरकार को गिराने में, सरकार को बनाने में। तो आप देखेंगे कि नित्य नए बवाल, नित्य नए बवाल होता रहेगा, नित्य नए बवाल। और यह नित्य नए बवाल किस लिए होता है, सरकार को गिराने बनाने में, सरकार को गिराने बनाने में, गिराने बनाने में नित्य नए क्या होते रहते हैं, बवाल होते रहते हैं, दलीय तानाशाही का भय। फिर इसके बाद देखेंगे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इसमें फॉलो नहीं होता है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में फॉलो होता है, तो यहां पर आप देखेंगे कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का यहां विरोध होता है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का यहां पर क्या दिखाई देगा, विरोध आपको दिखाई देगा। फिर यहां पर आप देखेंगे कि अयोग्य व्यक्ति का भी शासन आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि जनता जिसको चुन देती है वह सत्ता में आ जाता है। अब वह कितना अच्छा काम करेगा, कितना अच्छा नहीं काम करेगा, या विधायक जो है मिल करके या सांसद अपना मिलकर के नेता डिसाइड कर लेते हैं, नेता कितना योग्य होगा कितना अयोग्य होगा ये कुछ निर्भर नहीं है। जैसे आप कांग्रेस के समय मनमोहन सिंह को देखिए, वह एकदम शांत रहते थे, बोलते ही नहीं थे, क्योंकि उनका रिमोट जो है सोनिया गांधी के पास रहता था। मोदी की बात आई तो मोदी जी ज्यादा फेंकते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि अयोग्य व्यक्ति का शासन, अयोग्य व्यक्ति का शासन, ये भी आपको दिखाई देगा यहां पर, अयोग्य व्यक्ति का शासन। फिर इसके बाद आपको देखेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली में जो मंत्री परिषद डिसाइड की जाती या मंत्रिमंडल डिसाइड होता है, वो उसका एक लंबा चौड़ा बड़ा आकार दिखाई देता है, जिससे सरकार के बजट में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो यहां पर आपको मिलेगा कि मंत्रिमंडल का बढ़ता आकार, मंत्रिमंडल का बढ़ता आकार दिखाई देगा, मंत्रिमंडल का बढ़ता आकार भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इसके साथ साथ आप यहां पर और भी दोष देख सकते हैं,
और दोस्त क्या दिखाई देगा, दल बदल का खतरा हमेशा बना रहता है। दल बदल का खतरा बना रहता है, खतरा बना रहता है। रोज नए गठजोड़ होते रहते हैं, नित्य नए बवाल होते रहते हैं। ठीक है, देखने में तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन जैसे आप देखे होंगे जम्मू कश्मीर को, कि देखने में या कहने में बड़ा खूबसूरत है, लेकिन रोज नए बवाल होते रहते हैं। उसी तरह से जैसे जिंदगी है, जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, लेकिन इस जिंदगी में रोज नए नित्य बवाल होते रहते हैं। उसी तरह से दल बदल आपको दिखाई देगा। फिर इसके बाद देखेंगे मंत्रिमंडल की तानाशाही की प्रवृत्ति आपको दिखाई देगी। यहां पर कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल की तानाशाही की प्रवृत्ति भी आपको यहां पर देखने को मिलता है। फिर इसके बाद देखेंगे कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित नहीं है, अस्थिरता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कार्यपालिका के कार्यकाल की अस्थिरता, अस्थिरता दिखाई देगी, फिक्स नहीं होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का कार्यकाल क्या होता है, फिक्स रहता है। तो ये सारे आपको क्या दिखाई देंगे, दोष आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग यहीं तक अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के विषय में भी हम लोग देखेंगे।